हम लोग क्लास 12 फिजिक्स अनसार्ड का सोल्यूशन करने वाले हैं सेट नंबर 5। ठीक है, तो देखिए सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। पहले का देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताना है यहाँ पर। देखिए बता दें, मात्रक चुंबकीय क्षेत्र के 4 होते हैं। मात्रक चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिए मात्रक लिखना, इनमें से कोई आपके एग्जाम में आ सकता है। किसके? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताना है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। देखिए लिख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पहला आपसे पूछे क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर, लिख लेना है सब, कोई आपसे एग्जाम में आ सकता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर पहला मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का ये वाला होता है। दूसरा क्या होता है हमारे पास? दूसरा लिख लीजिए। दूसरा मात्रक होता है हमारे पास टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है, जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ला। तीसरा मात्रक क्या होता है? तीसरा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। चौथा क्या होता है मात्रक? यहाँ पर लिख दे, चौथा यहाँ पर लिख दे, चौथा यहाँ पर लिख, यहीं पर लिख दीजिए। चौथा मात्रक क्या होता है हमारे पास? चौथा मात्रक क्या होता है? गॉस। क्या होता है? गॉस। ये किस में होता है? सीजीएस में होता है। और सब एमकेस में होते हैं, सीजीएस में होता है, सीजीएस पद्धति में। ठीक है, सीजीएस में होता है। ये 4 मात्रक हैं, इनको रट लेना। इन्हीं में से आपका एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 4 मात्रक पहला क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा टेस्ला होता है। तीसरा होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चौथा होता है गॉस यहाँ पर। ठीक, क्या होता है? याद कर लीजिए। पहला होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा होता है टेस्ला, तीसरा होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, चौथा क्या था? गॉस। देखिए इसमें कौन सा दिया गया है? इसमें न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वाला, यानी कि ए वाला मात्रक आया है। देखिए इसी को क्या ले सकते हैं? इस मात्रक को, इसी मात्रक को क्या ले सकते हैं? इस मात्रक को देखिए, इस मात्रक को देखिए, न्यूटन तो लिखा हुआ है, न्यूटन लिखा हुआ है यहाँ पर, न्यूटन लिखा हुआ। अब प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब क्या होता है? बटे। प्रति का मतलब क्या होता है? बटे। देखिए समझा देते हैं कुछ डिटेल में। प्रति का मतलब क्या होता है? बटे, यानी कि एम्पियर नीचे होता है। प्रति का मतलब क्या होता है? बटे। प्रति मीटर। अब इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूटन। ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन हो जाएगा। माइनस का ऊपर ले जाते हैं, जो पावर क्या हो जाती है? माइनस का हो जाती है, माइनस का हो जाएगा। ऊपर पावर ऊपर ले जाते हैं, पावर किसकी हो जाती है? पावर माइनस की हो जाती है। इस पावर तो 1 होगी, और क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स हो जाएगा। यही तो बनेगा मात्रक। ऊपर ले जाते तो माइनस की पावर हो जाती है। देखिए न्यूटन यानी कि एम्पियर की पावर -7, मीटर की पावर -1। देखिए कौन सा दिया? पहला दिया न्यूटन ने, मीटर की पावर -7, एम्पियर की पावर -7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे पीछे लिखें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आगे पीछे लिखें कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और एक बात और लिख लेना यहाँ पर, एक बात और जान लेना। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एक गॉस बराबर होता है हमारे पास, नीचे लिख देते हैं, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। एक गॉस बराबर हमारे पास क्या होता है? एक गॉस बराबर होता है 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है यहाँ पर। ठीक है, एक गॉस बराबर क्या होता है? 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर यहाँ पर। ठीक है, और कुछ डिटेल बता दें। देखिए, और दिशा निकालनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस टाइप से निकालते हैं और भी वो बताइए। देखिए जब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबन नीचे की ओर हो, अगर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र, अरे छोड़िए, सवाल न्यूमेरिकल लगाएंगे उसी में समझाएंगे, इसमें समझ में नहीं आएगा यहाँ पर दिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब न्यूमेरिकल लगाएंगे यहाँ पर, उसी में समझ आएंगे दिशा निकालना यहाँ पर किस टाइप से निकाली जाती है यहाँ पर। ठीक है, तब समझाएगा, अभी रहने दीजिए। देखा क्वेश्चन को, देखिए नाभिक यानी कि एल्यूमिनियम 13 और 17, यानी कि परमाणु क्रमांक दे दिया है, और कर दिया है परमाणु भार दे दिया है यहाँ पर, परमाणु द्रव्यमान जिसे बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना दिया। इसकी त्रिज्या 3.6 दे दी है, फर्मी है। तो नाभिक 52 एक T125 की त्रिज्या है, इसकी मैं त्रिज्या निकालनी है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले इसमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? देखिए इसको नीचे बढ़ाते हैं, इसमें क्या दिया है? देखिए इसके लिए A1 का मान कितना दिया? ऊपर वाला एटॉमिक नंबर लेते हैं, सॉरी ऊपर वाला लेते हैं द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार लेते हैं ऊपर वाला क्या होता है? इसे द्रव्यमान संख्या बोल लीजिए, और क्या बोल लीजिए? या परमाणु क्रमांक बोल लीजिए यहाँ पर, परमाणु क्रमांक बोल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, परमाणु क्रमांक मान लीजिए। तो देखिए ऊपर वाला यानी कि A1 से लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर A1 का मान, यानी कि परमाणु भार ऐसे लिखते हैं यहाँ पर A1 का मान कितना दिया? 27 दे दिया यहाँ पर, A1 का मान 27, राइट। और A2 का मान इसके लिए, A2 का मान कितना है यहाँ पर? A2 का मान इसके लिए देखिए ऊपर वाला देखिए 125 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि परमाणु भार क्या होता है? 125 के लिए कितना दिया? 125 दे दिया यहाँ पर, 125 दे दिया यहाँ पर, दे दिया 125। ठीक है, और इसके लिए रेडियस यानी क्या? इसके लिए रेडियस R1 मान लेंगे। R1 का मान कितना दिया? 3 R1 का मान कितना दिया है हमें? 3.6 फर्मी, 3.6 फर्मी।
ठीक है। इसके लिए R2 का मान हमें निकालना है यहाँ पर। इसके लिए क्या करना है, R2 का मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए हमें R2 का मान क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पर। इसके लिए R2 का मान क्या है, निकालना है। देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है यहाँ पर, एक फार्मूला पीछे लिखवाया था यहाँ पर। क्या होता है, एक फार्मूला हमारे पास R बराबर होता है, R बराबर क्या होता है, R0 R0 या R0 बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, ए की पावर 1/3 होता है यहाँ पर। अब इसी को लिखना चाहते हैं, इसी को हम लिखना चाहते हैं R1/R2 R1/R2 बराबर क्या लिखना चाहते हैं, इसी को लिखना चाहते हैं A1/A2। ठीक है, इस फार्मूले को इस टाइप से भी लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से भी लिखते हैं, इस टाइप से भी लिखते हैं। अब देखिए हमें निकालना किसका मान है, R2 का मान। तो इसको आप क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए चाहे यहाँ पर, इसको उल्टा कर दीजिए, चाहे आप उल्टा करना चाहते हैं उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, ये रहने दीजिए यहाँ पर। देखिए R1 का मान कितना है, 3.6, यहाँ पर पुट कर देते हैं। R1 का मान कितना है, 3.6 बटे R2 हो जाएगा। R2 हो गया बराबर A1 का मान कितना है हमारे पास, A1 का मान कितना है 27, A1 का मान कितना है 27 और बटे A2 का मान कितना है हमारे पास, A2 का मान कितना है 125 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 125। इस पर क्या हो जाएगी, पावर 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब देखिए हाँ, इसको उड़ा दीजिए, काट दीजिए, 3 नेम 27 हो नहीं, 3 नेम 27 हो जाएगा, लेकिन कट जाएगा 3 से, 3 चौक 12 कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 27 बटे 125 कटेगा यहाँ पर, 27 बटे 125 किससे कटेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसको काटिए, वो आप 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये नहीं कटेगा यहाँ पर। देखिए किससे कटेगा यहाँ पर, 9 3 27। ठीक है, किससे नंबर से कटा, कि कोई नंबर से कटेगा ही नहीं, हल्का होगा ही नहीं, नहीं कटेगा तो झुमका त्यों रहने दीजिए, इसको क्या रहने दीजिए, झुमका त्यों रहने दीजिए, नहीं कटेगा, किसी नंबर से नहीं कटेगा यहाँ पर। ठीक है, किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो R1 का मान कितना दिया, 3.6 दे दिया यहाँ पर, 3.6 बटे क्या हो जाएगा, R2 को ना कटे तो कोई दिक्कत नहीं, काट ले तो हल्का कर लेना है। तो देखिए 3 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, और 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। इस पर क्या आ जाएगी, 1/3 पावर आ जाएगी यहाँ पर, आ जाएगी नहीं 1/3। देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, कट जाता तो हल्का कर लेते हैं और सिंपल हो जाता, लेकिन कटेगा नहीं यहाँ पर। अब देखिए इसी को क्या लिखते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, 3/5। इस पर क्या है हमारे पास, इस पर पावर पूरे पर लगा सकते हैं, और इस पर होल पावर पूरे पर लगा दीजिए यहाँ पर, होल पावर हमारे पास है ही है। अब देखिए हम जानते हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जब घात पे घात लगी होती तो घातों की क्या होती है, घातों की बताइए क्या होती है, गुणा होती है, गुणा होती है। R2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 उड़ा दीजिए तो बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में 2018 में सवाल आया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 25 में पूछा गया। अब देखिए इसको उल्टा कर दीजिए तो R2 बटे क्या हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, बराबर इसको उल्टा कर दीजिए 5/3 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो R2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3/3.6, 3 × 3 और 3 दूनी यानी कि 12 1.2 हो जाएगा यहाँ पर। तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा यहाँ पर, 12 पंचे 60 पॉइंट एक के बाद लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 फर्मी आ जाएगी हमारे पास त्रिज्या, 6 फर्मी। ठीक है, 6 फर्मी आ जाएगा हमारे पास त्रिज्या, क्या आ जाएगी, 6 फर्मी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगी, 6 फर्मी आ जाएगी यहाँ पर, 6 फर्मी हमारे पास रेडियस आ गई यहाँ पर। ठीक है, 6 फर्मी। अब देखिए 6 फर्मी कहीं दिया हुआ है, 6 फर्मी देखिए, अब नंबर सेकंड मिल गया यहाँ पर, क्या मिल गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड मिल गया यहाँ पर हमें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो लगाया, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के निम्नलिखित किस संरक्षण का नियम का पालन करता है। जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है वो किस संरक्षण के नियम का पालन करता है, हमेशा ध्यान रखना, क्या कहते हैं, ऊर्जा का पालन करता है, किसका, ऊर्जा का, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर का क्वेश्चन, यदि समझ में आया है कि नहीं क्वेश्चन, यहाँ पर ये फार्मूला बस अप्लाई करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसमें फार्मूला लगाना, कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें हो गया क्वेश्चन, फिर देखिए फिर बोला गया है, यदि LCR परिपथ में BL BR यानी कि प्रेरकत्व का विभवांतर दिया और प्रतिरोध का विभवांतर, धारिता का विभवांतर को तथा B नोट क्रमशः प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र स्रोत में लगे AC वोल्ट यानी कि वोल्टमीटर के पाठ्यांक, AC वोल्टमीटर के हैं पाठ्यांक है यहाँ पर। ठीक है, तब इसके लिए क्या होगा हमारे पास, LCR परिपथ में अगर आपने थोड़ा सी भी उसकी प्रतिबाधा का फार्मूला पढ़ा होगा तो तुरंत आपको दिमाग क्लिक कर गया होगा। प्रतिबाधा का सेम टू सेम वही होगा यहाँ पर, क्या होता है, प्रतिबाधा का अंडरूट होता है, Z बराबर अंडरूट XL - XC का होल स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर पढ़ा होगा आपने फार्मूला प्रतिबाधा का यहाँ पर। ठीक है, वही है यहाँ पर प्रतिबाधा के लिए क्या होता है, उसमें आपको वर्ग कर दिया तो क्या होता है, इसके लिए प्रतिबाधा समझ लीजिए, प्रतिबाधा का फार्मूला मालूम, वही आपका हो जाएगा यहाँ पर। प्रतिबाधा में देखिए XL - XC का होल स्क्वायर होता है, इसमें ही होल स्क्वायर नहीं तो होगा नहीं। प्रतिबाधा का समझ लीजिए फार्मूला होता है, तुरंत मार देगा, ये भी नहीं हुआ यहाँ पर। तो प्रतिबाधा का देखिए Z बराबर होता है XL - XC का होल स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, बट यहाँ पर B0 दे दिया, यहाँ पर क्या देते हैं B0 का क्या है हमारे पास, पाठ्यांक यहाँ पर, वोल्टमीटर के पाठ्यांक यहाँ पर, यानी कि प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र स्रोत AC के वोल्ट यानी कि वोल्टमीटर के पाठ्यांक यहाँ पर। तो ये यही हो जाएगा हमारे पास, चौथा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ पर दिया है। फिर देखिए निम्नलिखित कौन सा किरण सही है,
जहाँ N1 माध्यम का N2 की लेंथ से पता चलता है अपवर्तनांक है यहाँ पर। क्या है? अपवर्तनांक है यहाँ पर। क्या है? अपवर्तनांक है यहाँ पर। ठीक, हमें अवतल लेंस दे दिया यहाँ पर। तो देखिए अवतल लेंस मुख्य अक्ष यहाँ पर क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र होगा। इससे क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र होगा यहाँ पर। अब देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी, डायरेक्टली इधर आ गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर इसका फोकस मतलब ये सपोज है होगा फोकस होता है यहाँ पर F1 F2, तो इसका पहला ही हो जाएगा यहाँ पर। सीधे तो निकलना, ये भी गलत है यहाँ पर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी होगा। आपने अपवर्तन का नियम पढ़ा होगा भाई। देखिए देखिए समान पदार्थ के दो ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः इतनी हैं, तो इन प्रतिरोधों का अनुपात होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये पहले भी आ चुका है, शायद 2020 में ये क्वेश्चन आया था, 2020 या 22 में, अब पुनः आगे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? है यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए फॉर्मूला पड़ा होगा रो बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या था? विशिष्ट प्रतिरोध का रो बराबर क्या था? RA/L होता है फॉर्मूला यहाँ पर। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? यल रोयल अपान ए। इस फार्मूले को ध्यान रखना। अब क्या है यहाँ पर? दो घन है यहाँ पर, दो घन मतलब देखिए समान पदार्थ के दो ठोस घन होंगे, तो पहले घन का प्रतिरोध निकाल लीजिए। पहले घन का प्रतिरोध यानी कि पहला घन का प्रतिरोध निकालिए R1, तो रो तो कांस्टेंट है ज्यों का त्यों लिखिए। और यल क्या होता है? लेंथ। यल क्या होती है? लेंथ। तो लंबाई ज्यों का त्यों लिखिए। लेंथ, तो इनकी लेंथ कितनी दी यहाँ पर? लेंथ कितनी? देखिए समान पहले घन के लिए लेंथ 2 घन, देखिए समान पदार्थों के दो ठोस घनों की भुजाएं, दो ठोस घनों की भुजा दे दी है, यानी कि पहले घन की भुजा हमारे पास क्या? यल। तो पहले घन की भुजा मैंने क्या लिख ली यहाँ पर? इनकी यल की जगह पर यल लिख ली, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब घन का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई इनकी घन का क्षेत्रफल यही लंबाई और चौड़ाई होगी दोनों। इधर पहले के लिए लंबाई दे दी यहाँ पर यल, चाहे इसको आप L1 मान लीजिए, चाहे L1 मान लीजिए, बात है L1। हाँ रुक जाइए, आपको अभी कन्फ्यूजन होगा। देखिए इसको L1 मानिए, इसको A1 मानिए। अब देखिए आपको समझ में आएगा यहाँ पर। देखिए पहले घन के लिए पहले घन की भुजा हमारे पास कितनी दी है? पहले घन की भुजा कितनी दी है? पहले घन की भुजा हमारे पास L दे दी है, तो L1 का मान कितना दे दिया? हमें L दे दिया यहाँ पर, L दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो घन का यही लंबाई होगी और यही चौड़ाई होगी, तो घन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। घन का क्षेत्रफल क्या होगी? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही लंबाई होगी यही चौड़ाई होगी, दोनों लंबाई चौड़ाई एक काम करेगी, ध्यान रखना। घन है यहाँ पर, लंबाई चौड़ाई दोनों कम करेगी, ध्यान रखना। तो लंबाई का मान L1 का मान हमारे पास L आ गया, A1 का मान L गुणे L आ गया। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर वैल्यू, पहले घन के लिए निकालिए यहाँ पर, क्योंकि दो घन यहाँ पर दिए हैं। देखिए दो ठोस घनों की भुजाएं, पहले घन की भुजा दूसरे, तो पहले घन के लिए निकालनी है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? R1 बराबर क्या हो जाएगा? रो L1 का मान कितना दिया है? L दे दिया है। A1 का मान कितना है? L मल्टीप्लाई L से L उड़ा दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? रो अपन L आ जाएगा यहाँ पर, आ गया रो अपन। इसी टाइप से दूसरे घन के लिए लिखिए। दूसरे घन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R2 बराबर क्या हो जाएगा? रो L2 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दूसरे घन की भुजा हमारे पास कितनी? L2 दूसरे घन की भुजा कितना दे दिया हमारे पास? 3L दे दिया है। कितना दे दिया? 3L दे दिया है। और यहाँ पर A2 घन का क्षेत्रफल यही लंबाई होगी यही चौड़ाई होगी, तो क्या हो जाएगा? 3 लंबाई गुणे चौड़ाई। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लास 12th में पढ़े, इतना तो बेसिक बातें आपको मालूम होगी। लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए R2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रो L2 का मान कितना दिया? 3L दे दिया यहाँ पर। और A2 का मान कितना दिया यहाँ पर? A2 का मान 3L मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3L हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए 3L मल्टीप्लाई 3L हो जाएगी, 3L तो दिया है, सही है, 3L मल्टीप्लाई 3L। अब देखिए एक 3L से एक 3L उड़ा दीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास? रो अपान 3L बचेगा, ठीक है। हमें क्या आएगा? तो ना रेशियो फाइंड करना है, यानी कि प्रतिरोधन रेजिस्टेंसों का रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मतलब R1 अपन R2 फाइंड करना है। तो R1 यहाँ पर लिखिए R1/R2, लिखा R1/R2 बराबर R1 का मान कितना दिया है? रो अपान L। R1 कितना है? रो अपान L, ठीक है। R2 का मान कितना हमारे पास? R2 का मान कितना? रो अपान 3L, रो अपान 3L है यहाँ पर, राइट। अब देखिए इसको उल्टा कीजिए, तो पहले वाला टर्म ज्यों का त्यों लिखते हैं, नीचे पहले वाली फ्रैक्शन ज्यों का त्यों लिखते हैं, ठीक है। भिन्न का न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। क्या हो जाएगा? 3L अपान क्या आ जाएगा? रो हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब रो से रो उड़ा दीजिए, L से L उड़ा दीजिए, L से L उड़ा दीजिए, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास? ऊपर बचा 3, कुछ नीचे कुछ नहीं बचा, तो एक तो होता ही होता है, सबको मालूम है। तो R1 रेशियो निकाल लीजिए R2, ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा? 3:1 हो जाएगा। 3:1 इसका आंसर देखिए कहीं दिया गया है, देखिए मैच कर लेते हैं। चा का फर्स्ट यहाँ पर है, चा का फर्स्ट आ रहा है, चा का फर्स्ट ये, ठीक है, मैच कर लेते हैं। कितना आ रहा है हमारे पास? 3:1 आ रहा है, 3:1 यार, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन है यहाँ पर? हो गया क्वेश्चन।
खंड व क्या है हमारे पास, दिए गए परिपथ में धारा आई का मान क्या होगा, दिए गए परिपथ में हमें क्या करना है, धारा आई का मान फाइंड करना है यहाँ पर, राइट। देखिए आपने किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ा होगा, क्या होता है किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। देखिए ये संधि है हमारे पास, क्या यहाँ पर संधि है यहाँ पर, देखिए धारा अंदर की ओर आई इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, इसको अंदर आ रही है पॉजिटिव लेंगे और ये बाहर जा रही है नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, अंदर आ रही है बाहर जा रही है पॉजिटिव लेंगे, अंदर आ रही है इसको पॉजिटिव लेंगे। भाई यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या, किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरे का क्या है हमारे पास क्वेश्चन, दूसरे का है यहाँ पर, देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम से लिखिए, किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, राइट। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा किरचॉफ, और लिखने के लिए आ जाए किरचॉफ का नियम किस टाइप से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी संधि पर मिलने, इसी से बना लेंगे, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इस टाइप से एग्जाम में लिख रहा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए जो संधि की ओर आ रहे हैं उसको पॉजिटिव ले, देखिए आई क्या आ रहा है, अंदर की ओर आ रही है, अंदर आता है क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 6 अंदर आ रहा है तो इसको क्या लेंगे, प्लस का लेंगे, 6 यहाँ पर ले लिया 6 प्लस का। फिर देखिए ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, यहाँ पर कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, तो माइनस का 10 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास ये क्या अंदर आ रही है, प्लस का 3 ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, प्लस का 3 ले लेंगे यहाँ पर, प्लस का 3 ले लिया, ठीक है। अब देखिए प्लस का अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, प्लस का 3 एक कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, माइनस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया, देखिए आई क्या आ रही है, आई का करंट क्या अंदर आ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव लिख दिया हमने। फिर देखिए इधर देखिए 6 कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है, ये संधि अंदर आ रहा है तो क्या हो जाएगी, प्लस का 6 हो जाएगी। फिर देखिए ये बाहर जा रहा है, करंट बाहर जा रहा है, देखिए बाहर निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से तीर बना हुआ तो बाहर निकलेगा, इस टाइप से अंदर जा रहा है तो अंदर की ओर जा रहा है यहाँ पर, तो क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है तो माइनस का 10 लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए ये अंदर की ओर जा रहा है, प्लस का 3 लिख दिया, प्लस का 3 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। अब देखिए अंदर की ओर जा रहा है, अब ये क्या जा रहा है हमारे पास, करंट बाहर की ओर जा रहा है, उल्टा 3 लगा हुआ है तो माइनस का 3 होंगे बराबर 0। अब देखिए 3 से 3 काट दीजिए, यहाँ पर काट दिया तो आई 10 में से 6 कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 को उधर ले जाइए, 4 को उधर ले तो आई बराबर क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर आपका करंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर आपका करंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 एम्पियर करंट हो जाएगा नहीं, यहाँ पर देखिए आंसर मैच करते 4 एम्पियर आएगा, 4 एम्पियर यहाँ पर, ठीक है, सही है, 4 एम्पियर क्या करंट आ जाएगा आपका। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, लेंज का नियम क्या है, यहाँ पर क्या बोला है, लेंज का नियम, यहाँ पर देखिए लेंज का नियम पूछा गया है। देखिए लेंज का नियम क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा उस कारण सदैव विरोध करती है, अपोज करती है, जिससे वह स्वयं प्रोड्यूस होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। यही लेंज का नियम है, क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा उस कारण सदैव विरोध करती है, जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न होती है। यह लेंज का नियम है, क्या यही लेंज का नियम है, यहाँ पर हटाइए, हो गया नियम, नोट कर लीजिए यहाँ पर है। पीएन संधि के अवक्षेपण से क्या तात्पर्य है, देखिए अवक्षेपण लिख लीजिए इसी में, तो क्या होती है पीएन संधि के अवक्षेपण, देखिए पीएन संधि के दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर की उस परत को जिसमें चालनशील आवेश वाहक नहीं रहते हैं अवक्षेपण कहते हैं। क्या होती है अवक्षेपण, पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें क्या होता है चालनशील आवेश वाहक नहीं रहते हैं अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको हटाइए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर देखिए बोला गया √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जिसमें अपवर्तन कोण 60 डिग्री। वेरी सिंपल, स्नेल का नियम है यहाँ पर, स्नेल का नियम है, घा है क्वेश्चन नंबर घा। स्नेल के नियम से लिखिए, किससे लिखेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से इसके स्नेल का नियम क्या कहता है, आपतन कोण की जया बटे क्या होती है, अपवर्तन कोण की जया साइन आर का नेतांक के बराबर होता है। यही क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है। यहाँ पर क्या कहता है, यही तो स्नेल का नियम कहता है हमारे पास, ठीक है, यही स्नेल का नियम कहता है। हटाइए, देखिए ये बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। अब यहाँ पर दिया क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर दे दिया है कि अपवर्तनांक दे दिया √3, अपवर्तनांक देना दिया √3 दे दिया यहाँ पर, अपवर्तनांक √3 बराबर साइन आई। देखिए अपवर्तन कोण क्या कीजिए, आपतन कोण 60 डिग्री, आपतन कोण कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, आपतन कोण कितना दिया, 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई साइन आर। इसका मान ज्ञात करना हमें यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, लाइट लेके कोई दिक्कत नहीं, साइन आर हो जाएगा, इसका मान इसी का साइन आर, इसी का मान हमें याद करना है यहाँ पर, यानी कि ये तो होता है अपवर्तन कोण, यही होता है यहाँ पर, देख लीजिए यही तो होता है अपवर्तन कोण का, फाइंड कीजिए, यही इसका मान याद करना है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए √3 को हमने क्या लिखा, ज्यों का त्यों लिखा, बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, इसको लिख सकते हैं 1/साइन आर मल्टीप्लाई, और साइन 60 का मान कितना होता है
साइन 60 का मान √3/2, √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा 1/sin r और मल्टीप्लाई क्या हमारे पास 1/2 है, इधर क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2sin r बराबर क्या हो जाएगा 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो sin r बराबर क्या बचेगा हमारे पास 1/2। साइन इसको 2 को नीचे लाएंगे, यहाँ कहाँ लाएंगे 2 को नीचे लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए साइन के मान में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, किसका मान होता है साइन 30 का मान। तो क्या हो जाएगा साइन r बराबर क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो, काटते नहीं, लेकिन बता दिया एग्जाम में काटना मत, साइन होते हैं एंगल होते हैं काटे नहीं जाते हैं, ठीक है। आपने ट्रिकोनोमेट्री में पढ़ा हुआ है, काटे नहीं जाते, मान लिया जाता है कट जाते हैं, लेकिन आपको काट कर दिखा दिया हमने। तो आर का मान हमारे पास अपवर्तन कोण का मान है हमारे पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, 30 डिग्री। अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, यही 30 डिग्री में फाइंड करना था यहाँ पर, अपवर्तन कोण का मान फाइंड करना था यहाँ पर। हो गया क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व, ठीक है। 30 डिग्री हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया यहाँ पर, राइट। अब देखिए अब फिर बोला निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेरी 1 नंबर का वेरी सिंपल क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या दिया है यहाँ पर, दिया है ये बहुत सिंपल सेट है यहाँ पर। लेकिन निर्वात में एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम B0, दूसरे का घड्डा पर है, डा वाला क्वेश्चन है, लेकिन चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम B0 का मान हमारे पास कितना दिया है यहाँ पर 510 नैनो टेस्ला है यहाँ पर। क्या दिखा देते हैं नैनो टेस्ला है, देख लीजिए नैनो टेस्ला यहाँ पर, ठीक है, नैनो टेस्ला है यहाँ पर। अब नैनो टेस्ला का मतलब क्या होता है, इसमें 10 की पावर 9 से एक नैनो टेस्ला में 10 की पावर -9 टेस्ला होता है, नहीं सॉरी, क्योंकि नैनो टेस्ला को एक, चूंकि हम नैनो टेस्ला है यहाँ पर, चूंकि नैनो टेस्ला तो इसको टेस्ला में कन्वर्ट करना चाहते हो, 10 की यहाँ पर रुकिए, देखिए 510 लिखी है और गुणे 10 की पावर -9 से कर दिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा टेस्ला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, टेस्ला। चूंकि हम जानते हैं एक नैनो टेस्ला बराबर क्या होता है 10 की पावर -9 टेस्ला होता है। देखिए एक नैनो टेस्ला क्या होता है, एक नैनो टेस्ला बराबर होता है प्लस का होता है 10 की पावर -9 प्लस का 10 की पावर - टेस्ला होता है, ये तो होता है फॉर्मूला यहाँ पर। तो एक नैनो टेस्ला की जगह पर 10 की पावर -9 टेस्ला लिख दिया यहाँ पर, इसकी जगह पर 10 की पावर -9 टेस्ला, राइट। फिर हमसे यहाँ पर पूछा गया है तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना, वेरी सिंपल, ई का मान फाइंड करना है, E0 का मान फाइंड करना है। अब देखिए सी बराबर फॉर्मूला पड़ा होगा, सी बराबर क्या होता है, देखिए E0 ऊपर आता है, देखिए E0 अपन आता है, B0 नीचे, देखिए ट्रिक देखिए आती है, देखिए जो विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर है वो पहला चैप्टर नंबर पहले पर आता है कि नहीं। जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर है वो बाद में आता है, चौथा चैप्टर आता है, तो इसको पहले लिखते हैं और बाद में आता है उसको नीचे लिखते हैं। ध्यान रखना इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, B0 आएगा E0 एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखना इसको पहले, यानी पहला वाला चैप्टर पहले नंबर पर आता है तो E0 पहले लिखते हैं, अब दूसरा वाला चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर चौथे नंबर पर इसलिए नीचे लिखते हैं इसको। सी बराबर क्वेश्चन तो बराबर होता है, ध्यान रखना, ट्रिक ध्यान रखना। हमें किसका मान फाइंड करना है यहाँ पर, E0 का मान फाइंड करना है यहाँ पर, तो B0 की उधर मल्टीप्लाई कीजिए, सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी बराबर नहीं सॉरी E0 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, E0 बराबर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा B0 इंटू सी हो जाएगा, सही है। अब देखिए E0 वैल्यू पुट कीजिए, E0 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, B0 की मल्टीप्लाई कितनी 510 गुणा 10 की पावर -9। वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है, यही तो होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 ये होती है। अब E0 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 3 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 15 हो जाएगा, 153 हो जाएगा यहाँ पर, 3 × 3 = 15। अब देखिए एक जीरो बच रहा है, इसमें जोड़ दीजिए, 10 की पावर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस वाला 9 नीचे ले आइए, 10 की पावर 9 वाला प्लस 9 नीचे ले आइए, इससे क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा यहाँ पर, 153। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, दो मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए अनुचुंबकीय लोहचुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर क्या, पहले ही चैप्टर में 3-4 अंतर लिखवा दिए थे, पहले लिख लेना, पहले लिखवा दिए थे यहाँ पर अंतर लिखवाए थे, देख लेना यहाँ पर, पहले वाले पहला वाला साइड था सेट, उसी में लिखवाए थे यहाँ पर। फिर बोला गया ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए, ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या करनी है, देखिए इसकी करते हैं व्याख्या हम, देखिए ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए, देखिए ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए, क्या होता है संयुक्ता बैंड पहला होता है, या संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का बैंड होता है जो पूर्णतः क्या होता है, जो पूर्णतः आंशिक रूप से क्या होता है, जो पूर्णतः आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा होता है,
ठीक है, यह बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त नहीं करता, अतः इसका धारा प्रवाह में योगदान नहीं होता। इसका क्या होता है, धारा प्रवाह में योगदान नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है संयुक्ता बैंड या संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का बैंड होता है जो पूर्णतः आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। ठीक है, यह बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त नहीं करता है, अतः इसका धारा प्रवाह योगदान नहीं होता। धारा प्रवाह में योगदान क्या होता है, नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, चालन बैंड क्या होता है, देखिए दूसरा होता है चालन बैंड। यह ऊर्जा बैंड पूर्णतः रिक्त या आंशिक रूप से भरा होता है, फिल होता है, तो भरा होता है। यह बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र से क्या प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, अतः धारा प्रवाह में योगदान करता है। धारा प्रवाह में क्या करता है, योगदान करता है। जस्ट उल्टा है क्या, यह ऊर्जा बैंड पूर्णतः रिक्त या आंशिक रूप से क्या होता है, भरा होता है, तथा यह बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करता है, अतः धारा प्रवाह में योगदान करता है। क्या करता है, धारा प्रवाह में योगदान करता है। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हटाइए। देखिए फिर बोला गया रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकरण का प्रयोग के निष्कर्ष बताइए। लिखवा चुके हैं, पीछे हटाइए। फिर देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो चुका है, जो हो चुके हैं उसको छोड़ने आपने कवर कर लिया हो, नहीं कवर किया हो तो आप जाने। ठीक है, अब गा देखिए यहाँ पर क्या बोला, यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत द्विबरोली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो, क्या हो, समान प्राप्त हो, तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, किसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी है। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर पीछे वाला क्वेश्चन कराया था, उसी समझ में मिलता जुलता है। यहाँ पर ये वाला कराया था, यहाँ पर कहाँ गया, इसका कराया था भाई, सेम टू सेम उसी प्रकार के, उसी मेथड पर है यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, खाओ गए गा है यहाँ पर, क्या है, गा। इसको नीचे बढ़ाते हैं थोड़ा। देखिए भाई फार्मूला एक मिलता जुलता पुराना फार्मूला, क्या एक पुराना फार्मूला, देखिए इसी में सेट नंबर 1 में आया था। पुराना फार्मूला बहुत कामदार है, इसी पर देखिए हर क्वेश्चन इसी पर हो रहा। लेमडा बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास, लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपॉन रूट 2me, यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है बार बार। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपॉन 2me। क्या होता है यहाँ, काइनेटिक एनर्जी है उसमें, चाहे काइनेटिक एनर्जी आप क्लास 11 में के से रिप्रेजेंट, के ई से आप पढ़े होंगे, के से रिप्रेजेंट करना, के ई से, चाहे के से रिप्रेजेंट कर दिया ई से, चूंकि यहाँ पर चाहे काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर क्या है, काइनेटिक, देखिए चाहे इसी को काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर ध्यान रखना, जहाँ ई क्या है, चाहे लिख लीजिए, जहाँ लिख लेना है, जहाँ ई क्या है यहाँ पर, चाहे कैसे लिख लीजिए, ई चाहे कैसे लिख लीजिए, का कैसे लिख लीजिए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा। आप क्लास 11 में के पढ़कर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, ई से भी लिखते हैं, ठीक है, किसी को मान सकते हैं यहाँ पर। तो जहाँ के क्या हमारे पास है, के काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है। यहाँ पर क्या होता है, लेमडा बराबर एच अपॉन रूट 2me, एम के पहले वाले चैप्टर में निकलवाया हुई था, कहाँ से आता है ये। ठीक है, रूट 2m क्या होता है फार्मूला यहाँ पर, जहाँ के क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर। अब देखिए, अब हमारे सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या क्या है हमें यहाँ पर, देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत द्विबरोली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो। तो प्रोटॉन के लिए पहले द्विबरोली तरंगदैर्घ्य निकाल लीजिए। प्रोटॉन के लिए लिखिए, किसके लिए लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए। ठीक है, तो लेमडा पी बराबर क्या होता है, एच तो कांस्टेंट है, एच क्या हमारे पास प्लांगनेतांक कांस्टेंट है। यहाँ पर कांस्टेंट होगा नहीं होगा, जाहिर सी बात कांस्टेंट होगा। और 2m p प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर। इस पर क्या आ जाएगा, अंडर हो जाएगा। समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पर, डाल दिया समीकरण 1 डाल दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है दूसरा हमारे पास, न्यूट्रॉन के लिए लिखिए, किसके लिए लिखेंगे, न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूट्रॉन के लिए भाई यहाँ पर लेमडा एन लगा दिए, न्यूट्रॉन एन फॉर न्यूट्रॉन, एच अपॉन 2m। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, के एन हो जाएगा, अंडर द रूट हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या करा हमारे पास, देखिए यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत द्विबरोली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो, दोनों की इनकी लेमडा पी और लेमडा एन दोनों के हमारे पास, दोनों इक्वेशन क्या है, बराबर है। यहाँ पर दोनों की द्विबरोली तरंगदैर्घ्य क्या है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, लेमडा पी इक्वल टू क्या है, इक्वल है लेमडा एन के यहाँ पर। ठीक है, लेमडा एन का, तो लेमडा पी का मान हमारे पास क्या दिया यहाँ पर, देखिए एच अपॉन 2m kp, हाँ mp अंडर द रूट। ठीक है, बराबर क्या हमारे पास, एच अपॉन 2mn kn अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का एच से उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास, एच अपॉन 2m kp अंडर रूट बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2mn kn हो जाएगा। दोनों पक्षों बोथ साइड स्क्वायर, यानी कि बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का
बच्चों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कीजिए वर्ग। तो वर्ग से क्या हो जाएगा, एंड रूट से एंड रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, वन का वर्ग वन ही होता है, तो 1/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा KP हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2mn हो जाएगा, kn हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, और 2 से 2 उठ जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, 1/MP बचा हमारे पास, और क्या बचा हमारे पास, KP बचा, बराबर क्या बचा 1/mn बचा, और क्या बचा हमारे पास kn बचा। इसको उल्टा कर दीजिए, देखिए सर उल्टा कीजिए चाहे करिए, देखिए kn है, kn की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, ठीक है, kn के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्या कर देंगे, और MP है वो MP के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, देखिए kn है, kn के ऊपर मल्टीप्लाई की, तो kn अपन क्या हो जाएगा KP हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर, ठीक है। हमें चूंकि क्या पूछा गया, देखिए इसमें पूछा गया दोनों में से किसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक है यहाँ पर, तो kn अपन KP हो जाएगा, देखिए kn के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और kn के ऊपर मल्टीप्लाई, KP चूंकि हमारे पास KP लिखा हुआ है, राइट। अब देखिए MP के ऊपर इसकी मल्टीप्लाई कर दी, क्या हो जाएगा MP हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा हमारे पास MP अपन mn लिखा हुआ है, डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है, mn लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए हम, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर, चूँकि हम जानते हैं, एक पेज लाइए यहाँ पर, देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं, देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 कुछ आता है, 262523 भी होता है, आगे कोई 10⁻⁻27 होता है, पूरा आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, किलो होता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6794929 गुणे 10⁻⁻27 होता है, ये क्या होता है हमारे पास किलो, ये क्या होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए बराबर तो होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, अप्रोक्सीमेट बराबर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, देखिए 1.67 3 डिजिट तक तो यहाँ तक सेम है यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर कितना हमारे पास 4 है यहाँ पर, देखिए 3 नंबर का देखिए, नहीं सॉरी, देखिए 3 नंबर वाले देखिए यहाँ पर 2, तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ वाले देखिए, इसको मत छोड़िए, इसको बोलिए, देखिए तीसरे, देखिए यहाँ 2 नंबर तक, यहाँ पॉइंट के 2 नंबर तक तो सेम है यहाँ पर, सेम है। फिर देखिए 4 और इसके पॉइंट के 1 नंबर पर 4 2, देखिए 4 2 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है यहाँ पर, और 6 में और 9 में कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है यहाँ पर, 9 बड़ा है, तो बड़ा मास हमारे पास कौन सा होगा, द्रव्यमान कौन सा होगा बड़ा है यहाँ पर, न्यूट्रॉन का होगा, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि प्रोटॉन से बड़ा होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए पॉइंट यहाँ तक 3 डिजिट तक तो सेम है यहाँ पर, 3 डिजिट के हमारे पास सेम है, बट इसके पॉइंट यहाँ पर देखिए 2, देखिए जस्ट इसके 2 पॉइंट के 2 नंबर के आगे एक देखिए यहाँ पर, तो क्या है 2 यहाँ पर 4 है, तो बड़ा है इससे, एक ही नंबर में इसके लिए क्या है, बड़ा है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा होता है, क्या होता है थोड़ा सा बड़ा होता है अप्रोक्सीमेट। तो हमारे पास न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, बट बराबर होते हैं लेकिन बड़ा होता है थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो क्या होता है, चूंकि हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि क्या है यहाँ पर, प्रोटॉन का द्रव्यमान छोटा है हमारे पास, छोटा है, किससे छोटा है हमारे पास, न्यूट्रॉन के इन कंपैरिजन टू न्यूट्रॉन से यहाँ पर, ठीक है, न्यूट्रॉन से क्या हमारे पास छोटा है यहाँ पर। देखिए जिधर की ओर हमारे पास ये सिंबल लग जाता है वो बड़ा नंबर होता है यहाँ पर, ये बड़ा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बड़ा है, और जिधर पीछे लिखा हो तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का द्रव्यमान छोटा है यहाँ पर, ठीक है, छोटा है यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं KN/KP इज ग्रेटर देन, क्या लिख सकते हैं, इसका मान दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पर, दोनों देखिए समझिए, फिर से देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए हमारे पास प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने कितना निकाला था, प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारे पास कितना था, 1.672623, यही तो था यहाँ पर, मल्टीप्लाई किया था 10⁻⁻27 था यहाँ पर, 10⁻⁻27। M4 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान में कितना बताया था, 1.67 लिखा हुआ है यहाँ पर, और क्या था 4 के बाद क्या आता है हमारे पास 4929 गुणे 10 की, आपको ये याद नहीं रखना है यहाँ पर, इतने वैल्यू बड़ी कुछ मत याद करना, खाली आपको बता रहे हैं समझाने के लिए, आप इतना ही द्रव्यमान याद करेंगे यहाँ पर, याद मतलब पेपर में दिया होता है 1.67929 10⁻⁻27। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1.67, इसको छोड़ दीजिए यहाँ से पॉइंट हमारा कम होगा तो छोड़ देते हैं, हमें काटना है 1.67 और 1.67 दोनों का रेशियो निकालना चाहते हैं, और 10⁻⁻27 लिखेंगे यहाँ पर, 10⁻⁻27 लिखेंगे यहाँ पर, लिखा 10⁻⁻27। अब इससे कैंसिल आउट हो जाए, इससे कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचेगा 1 बचेगा। इन दोनों का रेशियो कितना आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट, इन दोनों का रेशियो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर, देखिए दोनों का रेशियो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर, दोनों का रेशियो बनाए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, इन दोनों का मान क्या होगा, कि इन दोनों का मान क्या होगा 1 से छोटा होगा, क्या होगा 1 से छोटा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए KP की मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, KP की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, उधर कर देंगे KP की मल्टीप्लाई, KN
इज ग्रेटर देन केपी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा केपी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी जिधर की ओर मुंह होता है उधर की वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या पूछा गया था, तो बोला था तब दोनों में से किसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। तो लिखेंगे अतः 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 प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अतः प्रोटॉन की क्या होगी, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, किससे होगी, न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये इतनी ही लिख दिए, ठीक है। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा से। चल लिख दिए न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा से यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था। कितना सिंपल था, दो नंबर का सवाल, कुछ नहीं हो गया यहाँ पर, ठीक है। नोट कीजिए इसको, क्या कीजिए इसको, नोट कीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोला गया, एक बैटरी से 9 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों तारों में धारा क्या है, समान है। यहाँ पर धारा समान समय यानी समय समान है, धारा समान समय में, समय क्या समान है, और समान ऊष्मा है। समान क्या हीट उत्पन्न करती है। देखिए समझिए क्या बोला गया, एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में, समान टाइम क्या समान है और ऊष्मा समान है। टाइम समान है हमारे पास और ऊष्मा समान है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले में दिया है घा, क्वेश्चन है क्या है घा, देखिए दिया है, ठीक है। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया है क्या दिया, एक बैटरी से 4 ओम, देखिए क्या दिया यहाँ पर, लाइट चली जाती बार बार। देखिए एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध यानी कि R1 का मान दे दिया यहाँ पर, क्या दिया R1 का मान कितना दिया है हमें यहाँ पर 4 ओम, ठीक है 4 ओम, ठीक है। एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में प्रवाहित की जाती है, ठीक है। एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध में तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में यानी कि R2 का मान दे दिया यहाँ पर, R2 का हमें कितना दिया यहाँ पर, R2 का कितना दिया 9 ओम दे दिया यहाँ पर, 9 ओम, ठीक है 9 ओम। उसी बैटरी से 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जबकि दोनों तारों में धारा समान है, दोनों तारों में धारा समान समय में, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आप समझेंगे, धारा समान है कि यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़िए। देखिए दोनों तारों में समान समय टाइम समान है, यहाँ पर टाइम समान है और समान ऊष्मा है, हीट समान है। देखिए आपने एक हाई स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, देखिए क्या पढ़ा हुआ है, ये हीट का एनसीईआरटी की बुक में आपने पढ़ा, इस बराबर क्या होता है I² RT, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए H1 निकाल लीजिए, यहाँ पर H1 निकाल लीजिए, H1 क्या हो जाएगा हमारे पास, H1 क्या हो जाएगा, क्योंकि धारा समान है, हमारी धारा समान नहीं है, करंट समान है। यहाँ पर क्या स्मॉल टी लिखिए, क्या लिखिए स्मॉल टी लिखिए, ठीक है। तो I1 का स्क्वायर हो जाएगा RT हो जाएगा, यहाँ पर I1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, T कांस्टेंट हो जाएगा, इसको डाल दीजिए समीकरण है। इसी टाइप से H2 निकालिए, हीट दूसरी निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा I2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, R2 हो जाएगा यहाँ पर इंटू T हो जाएगा, समीकरण 2। अब प्रश्न क्या कर रहा है, दोनों की इसका हमारे पास समान ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा समान है, तो क्या हो जाएगा H1 बराबर क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, यहाँ पर। तो H1 का मान हमारे पास कितने दिया है, देखिए I1 का स्क्वायर R1 हो जाएगा, यहाँ पर T हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर I2 का स्क्वायर R2 हो जाएगा इंटू T हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब T से T उड़ा दिए, तो क्या बचेगा हमारे पास I1 का स्क्वायर R1 बचेगा, ठीक है, बराबर I2 का स्क्वायर R2 बचेगा। अब देखिए एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें आंतरिक प्रतिरोध आता है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, I बराबर आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, I बराबर जब देखिए जब बैटरी का विद्युत भाग वाली आंतरिक प्रतिरोध R हो तो धारा में संबंध क्या होता है I बराबर, देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कहाँ पर यहाँ पर लिख दीजिए, देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा I बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r,
वही ओम का नियम, ओम के नियम से बनता है। देखिए ओम का नियम क्या होता है, बी अपान आर होता है। ओम का नियम आई बराबर, देखिए आई बी की जगह विभवांतर होता है, चाहे ई लिख लीजिए चाहे बी लिख लीजिए यहाँ पर, चाहे ई लिख लीजिए चाहे बी लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ई लिख लीजिए यहाँ पर फार्मूले में। अब क्या दो प्रतिरोध दिए तो इन्हीं को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये फार्मूला देना आपको कन्फ्यूजन होगा। आई बराबर क्या होता है, ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पुट कीजिए यहाँ पर I1 की जगह पर, I1 की जगह पर क्या पुट करेंगे यहाँ पर, I1 की जगह पर देखिए I1 की जगह पर क्या हो जाएगा, E1 चूंकि E हमारे पास क्या रहेगा, समान रहेगा, क्या रहेगा, E समान रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि विद्युत भागबल क्या रहेगा हमारे पास, समान रहेगा, विद्युत भागबल समान रहेगा। E अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल R1 हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध का मान ही ज्ञात करना, प्लस का R हो जाएगा। इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर, लगा दिया बराबर इंटू R1 लिखा हुआ है, R1 लिख दिया यहाँ पर बराबर, R1 हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर I2 आर स्क्वायर, I2 का इसी टाइप से I2 का लिख देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, I2 का इसी टाइप से लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा E अपान R2 हो जाएगा यहाँ पर, R2 प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल आ जाएगा, इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, इंटू क्या लिख दिया, R2 लिख दिया। कोई दिक्कत, इतना तो आराम से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर हम, अब देखिए इस पर हम क्या करें, एक तरीका हमारे पास है, क्या है एक तरीका हमारे पास, इसमें आप बाई चांस इसका स्क्वायर खोलिए, पहले क्या खोल दीजिए, इसका स्क्वायर खोलिए, तो ई स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ पहले स्क्वायर खोलिए, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ई स्क्वायर हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, कैपिटल R1 का स्क्वायर प्लस स्मॉल R1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा इंटू क्या लिखा हुआ हमारे पास, R1 लिखा हुआ है बराबर, बराबर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल R2 प्लस का स्मॉल R, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ई स्क्वायर से विद्युत भागबल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, R2 भी लिख लीजिए, R2 हो जाएगा यहाँ पर। अब R1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, R1 का मान दिया है 4, R1 का मान कितना दिया है 4 दे दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई, फिर इसमें R1 का मान कितना है 4 प्लस का क्या आ जाएगा स्मॉल R, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा बराबर, भाई R2 का मान कितना दिया है 9, तो 9 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 9 प्लस का स्मॉल R, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए एक तरीका और है यहाँ पर जुगाड़ करने का, देखिए एक तरीका हमारे पास और है यहाँ पर, देखिए या इसका वर्गमूल ले लीजिए, या इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको ले सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसको ले सकते हैं, अगर बढ़ाना चाहते हैं, या दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लेंगे तब भी जुगाड़ बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, रुक जाइए आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए 4 है यहाँ पर, 4 है, 4 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2 ले सकते हैं, बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस का, आपको समझाने के लिए हम डायरेक्टली वर्गमूल ले लेंगे यहाँ पर, 2 बटे 4 प्लस आर आ जाएगा, 3 बटे 9 प्लस आर आ जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का क्या हो जाएगा आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर 3 का स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ पर, 3 का स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा 9 प्लस का आर हो जाएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर, इस पर स्क्वायर, तो पूरे पे स्क्वायर ले सकते हैं, 4 बटे क्या हो जाएगा 2 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस का आर, इस पर क्या हो जाएगा पूरे पर हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पूरे पर स्क्वायर, 3 बटे क्या हो जाएगा 9 प्लस का पूरे पर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए चाहे स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, चूंकि हम नहीं काटना है मत, देखिए अब वर्गमूल दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने, पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है, रूट लेने पर वर्गमूल लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इस पर पूरे पर अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर, क्या है अंडर रूट, तो 2 बटे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस का आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 3 बटे 9 प्लस का आर, इस पर क्या आ जाएगा यहाँ पर पूरे पर स्क्वायर, इस पर अंडर रूट। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट से काट देता है, स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट से काट देता है, क्यों काट देता है यहाँ पर, चाहे आपको और कन्फ्यूजन और दूसरा तरीका और बताते हैं समझाने के लिए। देखिए अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और इस पर पावर क्या लिखी हुई है 2 बटे, देखिए जब यहाँ पर 1/2 आएगा, घात यहाँ पर है, एक घात पे घात लगी हुई तो क्या होता है घात गुणा होती, तब भी 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ यही बचेगा यहाँ पर, ठीक है, छोड़िए। अब देखिए कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए हमारे पास क्या बचेगा 2/4 प्लस का आर बचा, बराबर क्या बचा हमारे पास 3 बटे 9 प्लस का आर बचा, यही तो बचा हमारे पास, यही बचा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए कैंची इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, कैंची कर दीजिए मल्टी, इधर इसकी, तो इधर देखिए यहीं पर कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 2 9 प्लस का क्या आ जाएगा आर आ जाएगा यहाँ पर, 2 9 प्लस का आर आ जाएगा बराबर, इधर इसकी कर दिए 3 4 प्लस का क्या आ जाएगा आर आ जाएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन करते हैं डिटेल आपको समझाने के लिए, डायरेक्टली वर्गमूल ले सकते थे आप यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 2r हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4 12 हो जाएगा, प्लस का 3r हो जाएगा यहाँ पर, 3r हो गया यहाँ पर। अब देखिए 2r को इधर ले, तो 18 और 12 को इधर ले आइए, माइनस का 12 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा
3r हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 18 में से 12 कितना बचेगा 6 बचेगा यहाँ पर, और 3r में से 2r कितना बचेगा r बचेगा यहाँ पर r। तो हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध क्या आ जाएगा, हमारे पास r बराबर 6 आ जाएगा यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध 6 ओम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध क्या आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। देखिए चेक कर लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं यहाँ पर 6 ओम। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध 6 ओम, हाँ 6 ओम आ रहा था, ये यहाँ पर आंसर हमारा। ठीक है, 6 ओम हमारा आंसर सही है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए आप यहाँ। तो खंडता में बोला गया आवेश कैपिटल क्यू था आर यानी कि आर था त्रिज्याओं के दोनों रेडियस दिए, स्मॉल आर दिए तथा कैपिटल आर, जहाँ यानी कि आर क्या है, आर इज ग्रेटर देन है क्या है स्मॉल आर से, यानी कि आर का मान आर कैपिटल आर का आर से स्मॉल आर से कैपिटल आर का मान क्या है बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर यानी कि स्मॉल आर का मान छोटा है, कैपिटल आर का मान बड़ा है। ठीक है, त्रिज्याओं के दो संकेंद्रित खोखले गोलों पर, ठीक है, इस प्रकार से वितरित किया जाता है। क्या किया जाता है, इस प्रकार से वितरित किया जाता है। क्या किया जाता है, आवेश क्यू को क्यू त्रिज्याओं के दो संकेंद्रित गोलों पर इस प्रकार वितरित किया जाता है, आवेश किया जाता है। ठीक है, ताकि उनके आवेशों के पृष्ठ घनत्व, देखिए पृष्ठ घनत्व यहाँ पर बराबर हों, उनके ओहेनिष्ठ केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ओहेनिष्ठ केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए स्टार्ट से यहाँ पर एक, देखिए आपको गोला बना लेना है। देखिए संकेंद्रित का मतलब यहाँ पर क्या होता है, संकेंद्रित यहाँ पर लिखा हो संकेंद्रित कहाँ आया, ये संकेंद्रित मतलब एक ही केंद्र से आप बहुत सारे गोला बना दें। एक ही केंद्र से क्या, एक ही केंद्र लीजिए और बहुत से प्रकार घुमा दीजिए, उसी को कहते हैं संकेंद्रित वृत्त कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक ही केंद्र से बहुत सारे वृत्त बन जाए उसे कहते हैं संकेंद्रित वृत्त कहते हैं। देखिए एक यहाँ पर दो गोले बोले तो दो ही बनाए हमने, क्या बोले गए आवेश दो ही तो गोले हैं यहाँ पर। देखिए दो त्रिज्या तो दो गोले होंगे यहाँ पर, जाहिर सी बात है यहाँ पर। ठीक है, दो गोले बना दिए यहाँ पर, बना दिए यहाँ पर। फिर इसमें बोला गया है आवेश क्यू, आवेश कैपिटल क्यू था आर, इस बार त्रिज्याओं के दो संकेंद्रित गोलों पर इस प्रकार वितरित है। आवेश दोनों गोलों पर क्या है वितरित है यहाँ पर, प्लस का क्यू इस टाइप से क्या होगा वितरित है यहाँ पर दोनों गोलों पर आवेश। ठीक है, क्या है दोनों गोलों पर आवेश क्या हमारे पास यहाँ पर वितरित है यहाँ पर, राइट। और इसकी इस पर भी होगा आवेश, इस पर क्या होगा, इस पर भी होगा आवेश। ठीक है, इसके ऊपर इन पृष्ठ पर ही होगा, अंदर नहीं होगा। ठीक है, आवेश जीरो होता अंदर। अब देखिए क्या हो जाए वितरित है यहाँ पर, क्या है वितरित है आवेश यहाँ पर, वितरित कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो उनके आवेश के पृष्ठ बराबर, तो उनके ओवेनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। देखिए इस छोटे गोले के लिए हमने रेडियस क्या मान लिया आर मान ली, यहाँ पर स्मॉल आर मान ली, यहाँ पर केंद्र ओ है। और बड़े वाले गोले के लिए हमने रेडियस क्या मान ली, बड़े वाले गोले के रेडियस क्या मान ली कैपिटल आर मान ली, यहाँ पर कैपिटल मान ली, यहाँ पर कैपिटल आर मान ली। अब पूरे दोनों गोलों का आवेश में क्या है, दोनों गोलों का आवेश, देखिए दोनों गोलों का आवेश क्यू को, दोनों गोलों का आवेश क्या है क्यू है, कैपिटल क्यू है। अब इस वाले गोले का आवेश क्या है, दोनों मिक्स का दिया है कैपिटल क्यू यहाँ पर, इसी से तो बनना। देखिए आवेश क्यू को आठ त्रिज्याओं के दो संकेंद्रित गोलों पर इस प्रकार वितरित किया है। एक कैपिटल क्यू आवेश है पूरा, इसको देखिए Q1 में हमने इस गोले के लिए हमने Q1 दे दिया यहाँ पर छोटे वाले गोले के लिए, और इस बड़े वाले गोले के लिए हमने Q2 आवेश दे दिया। क्या दिया Q2 आवेश दिया, पूरे का होल, पूरे का इसमें से वितरित कर दिया हमने Q1 और इसमें से वितरित कर दिया Q2 यहाँ पर, इसी में से किया यहाँ पर। ठीक है, तो इसके यानी कि छोटे वाले गोले का आवेश Q1 मान लिया और बड़े वाले का क्या मान लिया Q2 मान लिया। इतना समझ गए होंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए करते हैं डेरिवेशन इस काम। ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए चूंकि लिखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कैपिटल क्यू देखिए इस कैपिटल क्यू बराबर क्या हो जाएगा Q1 + Q2 हो जाएगा। कैपिटल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पूरा आवेश है यहाँ पर, ये पूरा इसी में से तो आवेश गया है हमारे पास, इसी में से गया है। तो कैपिटल क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल क्यू बराबर क्या हो जाएगा Q1 स्मॉल Q1 + Q2। तो लिखिए क्यू, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास है बताइए, यानी कि चौथे का है यहाँ पर। तो कैपिटल क्यू बराबर क्या हो जाएगा Q1 + Q2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 1 दे दिया यहाँ पर। इसमें कहा गया कि कैपिटल आर इसका मान कैपिटल आर ग्रेटर देन आर है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे मान कैपिटल आर का मान बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 1 डाल दिया हमने, क्या डाल दिया समीकरण 1 Q1 + Q2, समीकरण 1 डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए अब क्या निकालेंगे यहाँ पर हम, सबसे पहले हम निकालें यहाँ पर क्या है यहाँ पर, और अब इतना छोड़ भूल जाइए। अब देखिए यहाँ पर लिखा ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, तो पृष्ठ घनत्व निकाल लेते हैं, उसको बराबर कर देते हैं, बाद में देखते हैं क्या आता है हमारे पास। चूँकि उनके ओवेनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, हमें Q1 आवेश जहाँ मिल जाए वहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, विभव का बस आ जाएगा हमारा आंसर। तो पहले हम आवेश निकालते हैं, तो पृष्ठ घनत्व पहले निकालिए, क्या निकालिए पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ के घनत्व के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए पृष्ठ घनत्व के लिए फार्मूला पढ़ा होगा सिग्मा, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A होता है।
ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व का। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A होता है यहाँ पर। ठीक है, Q/A होता है यहाँ पर। तो देखिए Q1 का मान निकाल लीजिए पहले, Q1 का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, Q1 का मान। आवेश देखिए Q1 हो जाएगा यहाँ पर, और A1 यानी कि A1 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, यानी पहले गोले के निकालिए यहाँ पर, पहले के गोले का पृष्ठ घनत्व निकालिए यहाँ पर, तो Q1/A1 हो जाएगा, यानी कि पहले गोले का यहाँ पर इसका आवेश और क्षेत्रफल इसी का मान लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर Q1 जो का तो लिखे, Q1 जो यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। तो 4πr² होता है, क्या होता है, r² होता है। r कौन सा लेंगे यहाँ पर, r बताइए कौन सा लेंगे। देखिए Q1 वाला कौन सा है यहाँ पर, देखिए ये Q1 वाला है यहाँ पर, तो Q1 वाली रेडियस लेंगे, Q1 वाला है यहाँ पर, तो Q1 वाली क्या लेंगे यहाँ पर, रेडियस लेंगे। Q1 वाली की रेडियस क्या है, Q1 आवेश, इसके लिए रेडियस क्या है, स्मॉल r है, तो स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, स्मॉल r² हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल r, इसको डालिए समीकरण। इसी टाइप से इसी सिमिलरली निकालेंगे Q2 का, सॉरी सिग्मा 2 का मान, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 2 का मान निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या निकालेंगे यहाँ पर, आवेश पृष्ठ घनत्व का पृष्ठ घनत्व बराबर है यहाँ पर, तो देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो सिग्मा 2 का आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा यहाँ पर। A2 बराबर Q2 जो का तो लिखा है यहाँ पर। अब बड़े वाले गोले का आवेश क्या माना हमने यहाँ पर, Q2 यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास Q2 इनकी इसका 4π² भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π कांस्टेंट है यहाँ पर, 4πr²। तो बड़े वाले गोले के लिए कैपिटल Q यहाँ पर, इसका आवेश बड़े वाले की रेडियस कितनी है हमारे पास, कैपिटल R है, तो कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल R का स्क्वायर हो गया समीकरण 2। अब प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए इनके क्या हमारे पास हैं, उनके आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, बराबर है, पृष्ठ घनत्व बराबर करेंगे सिग्मा 1, देखिए सिग्मा 1 बराबर क्या है, किसके, सिग्मा 2 के है। ठीक है, तो सिग्मा 1 का मान ये है Q1, तो क्या है यहाँ पर Q1/4π r का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q2/4π कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखिए 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास Q1 क्या बचेगा, स्मॉल r² बचेगा, बराबर क्या बचेगा, Q2 क्या बचेगा, कैपिटल R² बचेगा यहाँ पर, बचेगा। अब देखिए कैपिटल R² को उधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको नीचे ले आइए, क्या ले आइए, इसको नीचे ले आइए यहाँ पर। ठीक है, इसको कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Q1 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा यहाँ पर, Q2 हो जाएगा बराबर, इसको उधर ले जाइए, इसको नीचे ले, उसको उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R² हो जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इसको डाल दीजिए, चाहे समीकरण 2 या जिम्मा तो इतना ही रहने दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इतना ही चाहे रहने दीजिए यहाँ पर, या यहाँ पर हाँ यहाँ पर Q1 का मान निकाल लीजिए, चाहे पहले Q1 का मान निकालिए। देखिए उधर Q2 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, यहीं पर करते हैं यहाँ पर। देखिए Q1 का मान निकालिए, आवेश की जरूरत होगी हमें, चूंकि Q1 Q2 का मान निकालना है यहाँ पर, तो इसकी उधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, R² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल R² हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब Q2 की उधर मल्टीप्लाई करते Q2 हो जाएगा, इसको डाल दिया समीकरण 2। अब डाल देंगे समीकरण 2, डाल दिया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए Q1 का मान जहाँ आया इसमें समीकरण 1 में रख दीजिए, Q1 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखिए Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R² है हमारे पास, है कैपिटल R² है हमारे पास। ठीक है, कैपिटल R² है यहाँ पर, और क्या हमारे पास है, Q2 है, Q2 लिख लिया यहाँ पर प्लस का, और यहाँ पर Q2 पहले से ही है। ठीक है, Q2 क्या है, Q2 पहले से ही यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए इसका आप देखिए यहाँ पर Q2 कामा ले लीजिए, आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, Q2 कामा ले लीजिए, Q2 क्या ले लेंगे यहाँ पर, कामा ले लेंगे यहाँ पर, ले लिया कामा, Q2 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, Q2 का ले लेंगे यहाँ पर, कामा ले लेंगे, Q2 क्या ले लिया हमने, कामा ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास, स्मॉल r² बचेगा, और क्या बचेगा हमारे पास, कैपिटल R² बचेगा यहाँ पर बच्चा, और प्लस का क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बन आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल Q के हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैपिटल Q चल रहा था। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर। अब इसका एलसीएम लीजिए यहाँ पर, क्या लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए यहाँ पर। ठीक है, या देखिए दूसरा तरीका देखिए यहाँ पर हम, ठीक है, या एलसीएम लीजिए, या एलसीएम रहने की जरूरत नहीं, हमें Q2 का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है,
Q2 कॉमन निकलना है यहाँ पर। तो Q2 कॉमन किस टाइप से आएगा यहाँ पर? चाहे पहले इसका एलसीएम ले ही लीजिए, यहाँ क्या लीजिए, इसका एलसीएम ले ही लीजिए यहाँ पर। तो एलसीएम लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, राइट। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और Q2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक Q2 का है हमारे पास, Q2 लिखा हुआ है, जो कहते हैं चाहे कोई ब्रैकेट लगा, चाहे इसी ब्रैकेट को लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। Q2 लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ। अब Q2 को निकाल लीजिए, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो Q2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, नीचे उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अगर कन्फ्यूजन होना रुक जाइए यहाँ पर, इसमें एक स्टेप और लिख लीजिए। देखिए Q बराबर, कैपिटल Q बराबर क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं स्मॉल आर स्क्वायर प्लस का कैपिटल आर स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिख दिया। डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास, कैपिटल आर का स्क्वायर है, और इंटू क्या है, Q2 है। अब Q2 कॉमन निकालना चाहते हैं, किसका कॉमन निकालना है, Q2 कॉमन। तो Q2 कॉमन निकालना चाहते हैं, Q2 कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए इसकी मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगी, नीचे वाली की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। तो कैपिटल Q और आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल Q आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर, कैपिटल Q आर स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, उल्टे हो जाएंगे, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस का कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। यानी कि Q2 कॉमन निकालिए हमने, किसका कॉमन निकालिए, Q2 कॉमन। इसको डाल दीजिए समीकरण 3। अब Q2 माना गया यहाँ पर। अब देखिए Q2 कॉमन जहाँ आपको मिले वहाँ Q2 कॉमन किसमें पुट कर दीजिए, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 में Q2 कॉमन लिखिए, समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखने पर, Q2 कॉमन समीकरण 2 में रखने पर। लिखिए, देखिए आपको दिख रहा है, देखिए लिखिए Q2 का मान, Q2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, Q2 कॉमन समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, Q2 कॉमन क्या रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ पर पुट कर दीजिए Q2 कॉमन, देखिए यहाँ पर पुट कर दिए Q2 कॉमन हमारे पास कितना आया, Q2 कॉमन कितना आया, यहाँ पर पहले समीकरण 2 देखिए Q1 और क्या हमारे पास Q1 समीकरण 2 क्या है यहाँ पर, स्मॉल आर स्क्वायर बटे क्या हमारे पास है, कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर है यहाँ पर, क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पर। अब यहाँ पर Q2 का मल्टीप्लाई लगाइए, Q2 कॉन हमारे पास कितना है, अब Q2 कॉन नहीं निकाला, Q2 कॉन क्या है, ये है Q आर स्क्वायर बटे क्या हमारे पास है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए Q1 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, Q1 बराबर क्या आ जाएगा, Q आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस का कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए जहाँ Q1 का मान है Q2 कॉन, अब आराम से उभयनिष्ठ विभव निकल सकता है, क्या हो सकता है, आराम से उभयनिष्ठ विभव निकल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो निकालते हैं इसको, उभयनिष्ठ विभव को, देखिए उभयनिष्ठ विभव को अब निकालते हैं। देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए यहाँ उभयनिष्ठ विभव निकालिए, उभयनिष्ठ विभव तो निकालना है यहाँ पर, देखिए उभयनिष्ठ विभव तो निकालना कहाँ गया यहाँ पर, ये उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, आवेश के पृष्ठखंड द्वारा तो उनके उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। देखिए उभयनिष्ठ विभव हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है ना, इन दोनों गोले कारण उभयनिष्ठ विभव फाइंड कीजिए, इस गोले कारण B1 मान लीजिए, उस गोले कारण B2 मान लीजिए। तो लिखिए उभयनिष्ठ की, अब यहाँ पे एक विभव का फॉर्मूला पड़ा होगा, B बराबर क्या होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/R पड़ा हुआ, ये फार्मूला होता है विभव का फार्मूला। तो उभयनिष्ठ निकालना हमें यहाँ पर, क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो लिखिए उभयनिष्ठ विभव, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा, B से, B बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2, ठीक है। पहले गोले कारण विभव मान लेंगे यहाँ पर, देखिए क्या पहले इस गोले कारण विभव मान लिया, इस गोले कारण B1 मान लिया, इस गोले कारण B2 मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास B1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास B1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर B1 है तो Q1 हो जाएगा, Q1 अपन क्या हो जाएगा हमारे पास स्मॉल r हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, इसके लिए माना यहाँ पर Q, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास स्मॉल r हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए प्लस का यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q2 हो जाएगा यहाँ पर, Q2 अब बड़े वाले गोले के लिए क्या हमारे पास है, अब रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस कितनी, दूरी कितनी है यहाँ पर, कैपिटल R है यहाँ पर, क्या है, कैपिटल R है, कैपिटल R लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया कैपिटल R लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ले लीजिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर Q1 स्मॉल r बचेगा यहाँ पर, ठीक है, इसको स्मॉल r बचेगा यहाँ पर, प्लस का क्या बचेगा हमारे पास Q2 कैपिटल R बचेगा यहाँ पर। अब देखिए हमारा तरीका, देखिए B बराबर, इसको ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ले सकते हैं कि ले सकते हैं, देखिए ले सकते हैं, इसको हम Q1 मल्टीप्लाई 1/R ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, Q2 मल्टीप्लाई 1/R ले सकते हैं। अब देखिए Q1 Q2 को पुट कीजिए, तो B बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए Q1 का मान कितना हमारे पास है, Q1 का मान हमने कितना ये निकाला था, Q1 का मान क्या है हमारे पास, Q यानी कैपिटल Q R स्क्वायर अपन क्या हमारे पास है स्मॉल r प्लस का कैपिटल R स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है कैपिटल R स्क्वायर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हमारे पास है 1/r है प्लस का Q2 का पुट ही करना है, यहाँ पर Q2 का पुट करना, Q2 का कितना हमारे पास है ये लिखा हुआ कि Q R स्क्वायर अपन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो देखिए Q R स्क्वायर अपन क्या है हमारे पास Q प्लस QR क्या है, देखिए R प्लस R स्क्वायर है, क्या है R प्लस R स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, R प्लस का R स्क्वायर है। अब देखिए अब मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ हमारे पास 1/r लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, अब देखिए काटिए, देखिए एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो B बराबर हमारे पास क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बचेगा QR अपन क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर बचेगा यहाँ पर बचा। ठीक है, प्लस का क्या बचा QR R इस पर यह स्क्वायर, हाँ इस पर स्क्वायर था यहाँ पर, इस पर स्क्वायर चल अंदर था यहाँ पर, इस पर स्क्वायर था यहाँ पर, इस पर स्क्वायर लिखा है नहीं, इस पर इसका Q1 पर यानी Q2 पर स्क्वायर था यहाँ पर, स्क्वायर सही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर R स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए सेम है, इसका एलसीएम इतना ही आ जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा इतना ही आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा इतना ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस के स्मॉल r कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा QR स्मॉल QR प्लस का कैपिटल QR जुड़ जाएंगे यहाँ पर जब नीचे वाले सेम होते हैं। इतना हमारे पास आ गया यहाँ पर, आ गया ये इतना यहाँ पर। ठीक है, इतना ही आप या इसमें Q का मान ले लीजिए यहाँ पर, Q क्या ले लीजिए यहाँ पर कामा ले लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q यहाँ पर कामा ले लेंगे, क्या हो जाएगा स्मॉल r प्लस का कैपिटल R हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर प्लस का कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका विभव हो जाएगा, वह नेक्स्ट विभव यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं मैच करते हैं आंसर इसमें दिया है कि नहीं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आंसर दिया है कि नहीं यहाँ पर, देखिए चौथे का है यहाँ पर, लेकिन इसमें तो आंसर दिया ही नहीं भाई साहब, यहाँ पर चौथे का घा इतना ही आता होगा यहाँ पर। ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा यहाँ पर, दिया ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, कोई दिक्कत आराम से बस Q1 Q2 कॉमन निकालिए यहाँ पर, प्रश्न तो बराबर कीजिए, पर Q1 Q2 कॉमन निकालिए, बस विभव निकालिए, विभव का फॉर्मूला लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर देखिए इसी में बोला गया है, क्या बोला गया विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, लिखवा दी थी ये पहले, यहाँ पीछे देख लेना यहाँ पर। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है लिखवा देती है, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है बहुत अधिक आवृत्ति से क्या बदलती है, परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में क्या होती है चारों ओर प्रसारित होने लगती है, इन तरंगों को कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, पीछे लिखवाई थी यहाँ पर। फिर बोला था इनके दो अभिलक्षण की व्याख्या कीजिए, अभिलक्षण की व्याख्या, दो अभिलक्षण आपको लिखने हैं, इन तरंगों के दो अभिलक्षण कौन से होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण। एक पहला लिख लेना है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है, पहला लिख लिया, बहुत सिंपल है यहाँ पर लिख लेना। पहला क्या डालेंगे हेडिंग, ठीक है पहले क्या हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे किससे उत्पन्न होती है, हटाइए इसको, विद्युत चुम्बकीय तरंगे किससे होती हैं, पहले लिख लेना विद्युत चुम्बकीय तरंगे, लिख लेना यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश, लिख लेना यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, कि लिखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। नंबर दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख लेना विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है, राइट। और दूसरा लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे दूसरा इन तरंगों के, दूसरा कौन सा लिख लेना आप, वो लिख लेना, यानी कि इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है क्या होती है, इन तरंगों के लिए क्या लिखेंगे, इन तरंगों के लिए संचरण की, इन तरंगों के संचरण के लिए क्या लिखेंगे, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या लिखेंगे नंबर 2, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पहला क्या लिखेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। नंबर 3 दूसरा क्या लिखेंगे, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लिख लेना दोनों पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, यही दो लिख लेना, ये सिंपल है दोनों पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। फिर